हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एम आई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके सामने कौटिल्य का पार्ट थर्ड। और यस, थर्ड पार्ट के अंतर्गत यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये जो टॉपिक है आप सभी को पता है। सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत बात करते हैं तो जेएनवी वालों के लिए एमए के अंतर्गत टॉपिक है ये। और बाकी आरयू, एमएलएसयू, एमडीएस जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी उनके अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग क्लासेज और सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, आज हम बात करें कौटिल्य के पार्ट थर्ड में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में, और जिसकी तुलना एक राज्य के अंतर्गत उनके अंगों से भी की जा सकती है। जैसे एक मानवीय शरीर होता है, जैसे शुक्र नीति के अकॉर्डिंग शुक्र ने बताया कि भाई जैसे मैन एक शरीर जो होता है ना, उसी प्रकार राज्य भी होता है। जैसे शरीर के जो 7 यहाँ पर हम तुलना करेंगे कि भाई जो एक राज्य के 7 अंग है वो कौन कौन से होने चाहिए, फिर इसकी तुलना उसके साथ और हम बात करेंगे यहाँ पर कौटिल्य के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य क्या कहता है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य क्या कहता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसको हम देखते हैं। तो कौटिल्य ने ये कहा कि भाई राज्य के स्थापना से पहले अव्यवस्था थी, या फिर मैं कह सकता हूँ ना कि जंगली राज, यानी मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय समझते हैं आप? मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि शक्तिशाली जो होते हैं, बाहुबली, शक्तिशाली, ठीक है ना, जो शक्तिशाली है, बाहुबली है, वे निर्बलों पर अधिक शासन करते थे। निर्बलों पर अत्याचारी शासन करते थे। तो इस अत्याचारी शासन से अगर बात करें इस मत्स्य न्याय के अंतर्गत, तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अव्यवस्था थी, या अव्यवस्था को यहाँ पर हम समझाएंगे कि अशांति, यानी शांति के अपोजिट अशांति, डर और अव्यवस्था थी। क्या थी? अव्यवस्था। जैसा कि आपको मैंने मनु के अंतर्गत भी बताया है, तो यही माहौल था। अब इस माहौल को ठीक करने के लिए, जैसे कि मनु ने भी कहा है कि भाई एक राजा की संदर्भ में बताया कि एक राजा की उत्पत्ति होती है, और राजा है वो इनका दायित्व जिम्मेदारी लेता है और शांति बनाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं तो कौटिल्य ने भी राज्य की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिया है वो दिया है देवीय सिद्धांत। कौन सा दिया है? देवीय सिद्धांत। अब इसमें यह कहा गया है कि ये जो वातावरण था ना, इस वातावरण को ठीक करने के लिए, इस वातावरण को ठीक करने के लिए एक राजा जो बनेगा वो इनकी इस प्रकार की सुविधा, मतलब सुरक्षा करेगा, या उन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि उनको संरक्षण देगा। तो अब इसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है, जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो कौटिल्य ने अपने जो विचार दिए हैं, तो कौटिल्य अपने विचार के अंतर्गत की बात करें, देवीय सिद्धांत में हमें संविधान के सिद्धांत का आभास होता है। किसका आभास होता है? संविदा का। और संविदा का तो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसे कि थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा अपने विचार जो दिए थे वो सामाजिक समझौता के संदर्भ में। जैसे थॉमस हॉब्स की तो आप जानते हैं लेवियाथन। तो लेवियाथन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि एक राज्य की अव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और एक राज्य का निर्माण होता है। वैसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता होता है, एक संविदा होती है। तो वैसे ही यहाँ पर ये कहा गया, कौटिल्य ने कहा कि भाई राजा है वो दूसरों के लिए राज करेगा, लेकिन इसके लिए लोगों को उनकी सुरक्षा के बदले लोगों को कुछ देना होगा। अगर लोग राजा को उनकी सुरक्षा के बदले टैक्स देंगे, उनके आज्ञा का पालन करेंगे, तो राजा उनकी सुरक्षा करेगा। तो इस प्रकार से कुछ लेने और देने के द्वारा जो सिस्टम बना, वो बना कौटिल्य के इस राज्य का व्यवस्था सिद्धांत, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं संविधान। तो कौटिल्य के सिद्धांत में कहीं ना कहीं संविधान नाम का जिक्र भी होता है, क्योंकि राजा को अपना शासन करने के लिए लोगों को उनको टैक्स देना होगा। जैसे अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग भले ही कहा गया हो, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो राजा को
लोगों द्वारा अन्न का छठवां भाग, यानी अन्न जो है ना, वो अन्न का छठा भाग है वो राजा को देना होगा। किसको देना होगा? राजा को देना होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं, व्यापार और धन का 10वां भाग देंगे। व्यापार एवं धन का 10वां भाग क्या देंगे? 10वां भाग देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो स्वर्ण के कुछ भाग, स्वर्ण यानी सोना, ठीक है ना, जो आपको बताएं, स्वर्ण का कुछ भाग, ये सब किसको दिया जाएगा? ये राजा को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राजा को। यानी अब जब अगर जनता अपना कर्तव्य निभाएगी, इसके अलावा सभी जन राजा के आदेशों की पालना करे। क्या करे? पालना करे, ठीक है ना। यस, तो मार्कर उधर शायद होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो सिस्टम यहाँ पर बताया गया है, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि राजा का, यानी राजा को अन्न देना होगा, ठीक है ना। मतलब जैसे बात करते हैं राजा क्या करेगा, तो राजा है वो जनता की रक्षा करेगा। तो राजा को जनता है वो अन्न का छठा भाग देगी, व्यापार का 10वां भाग देगी और स्वर्ण का कुछ भाग देगी। इसके साथ ही जनता को है वह क्या करना पड़ेगा? राजा की आज्ञा का पालन। तो राजा है वो उनकी क्या करेगा? रक्षा करेगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार से राजा यानी लेने और देने के बीच जो काम होता है वो होता है समझौता, संविदा, ठीक है। अब हम सीधा बढ़ते हैं, जो अपना मेन था कि सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सप्तांग सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात करें तो कौटिल्य द्वारा राज्य के 7 आवश्यक अंग बताए हैं, और इधर एक जो 7 अंग बताए हैं ना, उन्हीं 7 अंगों को कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो समझाऊं उन्हीं पर आप गौर करेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए बिल्कुल सटीक रूप में। देखिए, 7 जो अंग हैं वे एक राज्य के लिए आवश्यक है ऐसा कौटिल्य मानता है, जिसमें पहला है राजा, जिसको यहाँ पर स्वामी भी कहा गया। क्या कहा गया? स्वामी। क्या कहा गया? स्वामी भी कहा गया। यानी ये जो है ना वो सर्वसंपन्न और सर्वशक्तिशाली होगा, और इसके रूप में कहा गया है कि राज्य का प्रधान अंग, राज्य का प्रधान अंग एवं राज्य का सर्वाधिकारी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके पास वो पूरे एक राज्य का प्रशासन शक्ति होगी। ये चीज़, एक चीज़ आपको बता रखनी है, ठीक है। राज्य का प्रथम अंग, या हम ये बात करें कि राज्य में अगर राजा ना हो तो फिर वो राज्य किस दिशा में जाएगा, नहीं कह सकते ना फिक्स। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि राज्य का जो प्रधान अंग होगा वो राजा होगा, वो सर्व शक्तिशाली होगा और उसके आदेशों पर ही राज्य के हर काम होंगे, राज्य की व्यवस्था का संचालन होगा। ये यहाँ पर बात कही गई है। और राजा के अंतर्गत ये कहा गया है कि राजा में विनय, शस्त्र ज्ञान, समयानुकूल परिवर्तन, प्रजा का पोषण करना, शत्रु की रक्षा करना, मतलब शत्रु से हमेशा सावधान रहना, मित्र की मतलब मित्र बनाए रखना, और राज्य के लोगों की सुरक्षा करना, ये एक राजा का प्रमुख कर्तव्य होगा। अब जो दूसरा जो है वह अमात्य, जिसको हम यहाँ पर मंत्री भी कहते हैं, ठीक है ना। तो राजा को उसके कार्य में सहायता देने के लिए, राजा को उसके कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी,
जिसका प्रधानमंत्री होगा, यानी प्रमुख अमात्य। क्या कहते हैं? प्रमुख अमात्य। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या गया है कि राजा समय समय पर योग्य व्यक्तियों को एक एज अधिकारी के रूप में और एज राजा के कार्यों में सहायता देने के लिए उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। क्या करेगा? मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, क्योंकि राज्य के हर काम को करने के लिए राजा के पास पर्याप्त समय नहीं है, तो अपने कार्यों में सहायता और कार्य के विभाजन के लिए एक मंत्री परिषद करेगी, और जो अलग अलग प्रकार के कार्य उनको दिए जाएंगे और वो करेंगे और राजा को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत, तो वो कहा गया है जनपद। जनपद के अंतर्गत ध्यान रखना, जनसंख्या, एक तो जनसंख्या का मतलब हो गया लोग। क्या हो गया? लोग। और दूसरा यहाँ पर जोड़ा गया है भूमि। ये दोनों, यानी जनपद में यहाँ पर कहा गया जनसंख्या और भूमि, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक राज्य को हकीकत में एक ज़मीन पर होना जरूरी है, आवश्यक है। तो यहाँ पर जनपद का कोटली का अकॉर्डिंग है कि एक ऐसा जनपद हो जो एक राज्य को बनाए रखे। उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? तो कहा गया है कि राज्य एक ऐसा हो जहाँ लोगों को आत्मनिर्भर करवा सके, यानी लोगों की आवश्यकता के अनुसार रोजगार है, काम वगैरह जो है वो उन्हें मिल पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके अलावा जनता को उस भूमि से जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, यही बात यहाँ पर कही गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सटीक वाली बात यहाँ पर हम करते हैं। यानी यहाँ कहा गया है कि एक उपजाऊ, हरा भरा और एक राज्य होना चाहिए जहाँ लोगों को उसकी आवश्यकता के रोजगार मिल सके और एक सक्षम राज्य का निर्माण हो सके, एक सक्षम राज्य का निर्माण हो सके। यानी एक राज्य के लिए जरूरी है कि वो भूमि उपजाऊ हो और जनता को उस भूमि से अपना जीवन यापन गुजारा कर सके। ऐसी भूमि हो तो राज्य को सपोर्ट करे और उससे कर है वो राज्य को मिल सके। इसलिए जनपद है वो कहाँ है? राज्य के आवश्यक अंगों के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं दुर्ग। दुर्ग तो आपको पता है जहाँ राजा निवास करता है, एक सुरक्षित कह सकते हैं एज प्रेजेंट टाइम में बिल्डिंग, उस समय कह सकते हैं भवन, या उस भवन को हम यहाँ पे कहते हैं महल, दुर्ग। तो हर एक विद्वान के द्वारा यही कहा गया है, एक राज्य के लिए दुर्ग होना जरूरी है और दुर्ग में राजा का निवास होता है और राज्य के प्रमुख कार्य हैं वो उस दुर्ग के द्वारा संचालित होते हैं। तो वो सुरक्षित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो कौटिल्य ने दुर्ग महल को राज्य के लिए आवश्यक बताया है। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग बात करें, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की 4 श्रेणी है, मतलब 4 प्रकार के दुर्ग बताए कौटिल्य ने। कितने? 4 प्रकार के दुर्ग। लेकिन दुर्ग आवश्यक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि राजा का निवास उसी दुर्ग में होगा और राजा है वो उस राज्य का सिर मोर होता है। अगर उसे नुकसान हो गया तो राज्य अव्यवस्थित हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो 4 दुर्ग बताए गए हैं, जिसमें आपको पहला जो बात करें ओदिक। ओदिक ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, यानी पानी से घिरा हुआ। ओदिक मतलब क्या कहेंगे? पानी से घिरा हुआ। क्योंकि दुर्ग की 4 श्रेणी है, तो कौटिल्य ने कहा कि 4 में से किसी भी एक टाइप का दुर्ग राजा को और राज्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होगा। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं पर्वत। पर्वत यानी जो पर्वतों से घिरा हो, पर्वतों से घिरा हो। किससे घिरा हो? पर्वतों से घिरा हो। तो ऐसा दुर्ग पर्वत दुर्ग कहलाता है। एंड जो तीसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, तीसरा वाला, तो तीसरा वाला आप समझिए, नहीं टोटल जो 4 बताए, तीसरा यहाँ पर बताया है वो है धानव। धानव दुर्ग, जो यानी धूल या हाँ बस हम ये कहें ना कि रेगिस्तान के बीच में हो। रेगिस्तान के बीच हो मतलब चारों ओर उस दुर्ग के क्या हो?
बड़े बड़े दोहरे जहाँ चारों ओर एनवायरमेंट है वह सुरक्षित हो, यानी कहने का मतलब ऐसा दुर्ग एक जगह आया हो जिसके चारों ओर क्या हो, धूल मिट्टी और रेगिस्तान का इलाका हो, जिससे वह सुरक्षित रह सके। और चौथा जो टाइप बताया है, यानी टोटल 4 टाइप के जो बताए हैं, तो चौथा टाइप यहाँ पर ध्यान रखना वो है वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग। वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, वन हो। इस प्रकार से ये राज्य के लिए 4 आवश्यक अंग तो मैंने आपको बता दिए जो कौटिल्य ने कहे हैं, जब बताए हैं उसे अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इसी तरह से राज्य के आवश्यक अंगों के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो 5वां अंग है आपके लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, और वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 7वां जो 5वां अंग जो है वो है कोष, जिसको हम कहते हैं बैंक बैलेंस या हम कहेंगे अकाउंट। क्योंकि परिवार में कि अगर बैंक बैलेंस और अकाउंट नहीं हो तो परिवार की ज़रूरतें अचानक से बढ़े तो उसको कैसे पूरी की जाए। तो एक राज्य के लिए खजाना, खजाना कहता है राज खजाना। तो यहाँ पर कौटिल्य ने कहा है कि एक राजा के पास, एक राज्य के पास उसका खुद का खजाना हो, धन हो, संपत्ति हो, क्योंकि अच्छा समय हो तब तो उसकी आवश्यकता कम ही रहती है। लेकिन अगर समय का कोई भरोसा नहीं होता और समय जब बदल लेता है तो राजा को अपने धन और कोष की जरूरत पड़ती है अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए। तो एक निश्चित और एक सक्षम कह सकते हैं कोष होना चाहिए राजा के पास, यानी धन जो कहते हैं ना कि विपत्ति या खराब समय आए तो वो प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा उस धन में से पैसा खर्च करे, मतलब उस कोष में से पैसा निकाले और राजा प्रजा है कि कल्याण के लिए काम करे, ठीक है। अति आवश्यक। जब विपदा आए तब राजा द्वारा इसके जरिए प्रजा के हित में खर्च व सहायता दे, ठीक है। बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत के अंदर जो 6 नंबर जो सिद्धांत मतलब जो अंग है वो है दंड और सेना। दंड सेना यानी एक शक्तिशाली सेना, राज्य का आवश्यक अंग। राज्य का आवश्यक अंग जरूरी है, क्योंकि जिसके राजा के पास ताकत के रूप में सेना नहीं है वो राजा कभी भी हार सकता है, कमजोर हो सकता है और उसका राज्य कभी भी किसी के हाथ में चला जा सकता है। इसलिए एक शक्तिशाली सेना का होना आवश्यक है। राज्य में शक्तिशाली सेना का होना परम आवश्यक है, क्योंकि समय जब समस्या हो और आक्रमण हो, यानी आक्रमण करते दुश्मन जो है, शत्रु है, तब उसकी जो सेना है वो उसके काम आएगी। क्या काम आएगी? सेना, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिए सेना का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेना भी अस्त्र शस्त्र सहित और सक्षम होनी चाहिए, वीर राष्ट्र प्रेमी सैनिक होने चाहिए जो क्या करे, जरूरत के समय उसकी सहायता कर सके, ठीक है। एंड जो लास्ट 7वां अंग है वो है मित्र, क्योंकि जब विपदा हो, समय खराब हो, उस समय मित्र अगर अच्छे हो वो सबसे बड़े सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट मित्र के द्वारा दिया जाए वो किसी और के द्वारा नहीं। तो राजा को हमेशा अपने अच्छे संबंध बनाने चाहिए और दूसरे राज्यों के साथ मित्रता रखनी चाहिए, और राजा को हमेशा अपने पड़ोस में मित्र रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मुसीबतों में मित्र काम आते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा लास्ट में कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के आवश्यक तत्वों में मित्र और मित्र होना जरूरी है। राज्य का आवश्यक तत्व, राज्य का आवश्यक तत्व। अब यहाँ पर बात करते हैं तो मित्र आनुवांशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। क्या होना चाहिए? आनुवांशिक। यहाँ पर ये कहा गया कि भाई नए नए मित्र नहीं, एक ऐसे होने चाहिए जन्म जन्मांतर, कहने का मतलब इसके
उनके पिता मित्र परिवार संबंधित रहते, इनके बेटा है वो हमारे साथ मित्रता रहा। तो यहाँ पर मित्र के बारे में भी कहा है कि जो मित्र है वो आनुवंशिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने बता दी इनके संबंध में सप्तांग सिद्धांत क्या है। अब बात करते आलोचना के तौर पे, तो हम ये कहेंगे कि भले ही कौटिल्य ने राज्य के लिए आवश्यक अंगों में इन 7 अंगों के सप्तांग सिद्धांत की बात की है, लेकिन देखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं उन्होंने एक राज्य के लिए जरूरी जो होती है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। तो वो क्या चीज़ें हैं जो कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के अंदर इसको मिस आउट किया है। तो अगर मैं उसकी बात करूँ यहाँ पर, जो अल्टीमेटली ज़रूरी है वो यहाँ पर हम बात करते हैं, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है एंड पता होना चाहिए कि सप्तांग सिद्धांत में उनका होना अति आवश्यक होता है। लेकिन अगर वह नहीं है तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। जैसे बात करते हैं आवश्यक तत्व में, यहाँ पर जो होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सरकार के रूप में तो मान लीजिए राजा है, लेकिन संप्रभुता का यहाँ पर कहीं उल्लेख नहीं किया गया। किसका? संप्रभुता। जो राज्य का एक आवश्यक तत्व है, प्राण है, संप्रभुता। तो कहीं ना कहीं राज्य के संप्रभुता के बारे में वर्णन है, वो जानकारी है, वो नहीं बताई गई है। तो इसलिए कह सकते हैं कि कौटिल्य के द्वारा इस के अंतर्गत संप्रभुता का अंडर एस्टिमेट किया गया है, जो उसके लिए आलोचना का पॉइंट बनती है। अब देखो, मैं अगर बात करूँ शुक्र के अनुसार, तो बात करें शुक्र नीति में, शुक्र ने यहाँ पर जो बताए हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, नहीं है तो बात करते हैं कि शुक्र ने कहा है कि शरीर रूपी, यानी शुक्र ने तो ये कहा कि भाई शरीर के समान तो राजा है, इसको कंपेयर किया है कि वो सिर होगा। ठीक है, राज्य के 7 अंग की शरीर के 7 अंगों से तुलना करी है, जिसमें बात करें अमात्य यानी जो मंत्री है, तो उसकी तुलना शुक्र ने किससे की है? आंखों से की है। किससे की है? आंखों से, जो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बात करें, सुहत है वो कान है, सुहत है वो कान है। सुहत जो अंग है उसके लिए क्या बात करी है? कान की। कान की बात सुहत के साथ करी है, जो जरूरी है, आवश्यक है। एंड देन बात करें तो कोश, यानी जो मुंह है उसको राज्य के लिए आवश्यक अंगों में कोश का है, क्योंकि मुंह अगर, यानी मित्र अगर अपनी लैंग्वेज, अपनी वाणी अच्छी होगी तो मित्र बन जाएंगे, वरना एक वाणी से पूरा राज्य बर्बाद हो सकता है। ये यहाँ पर इसलिए मैंने ये समझाया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो मन है वो बल। अगर एक व्यक्ति का जो मन है उसकी हम बात करें तो उसको मन को बल बताया गया है, जो राज्य के आवश्यक तत्व में होता है। देन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से बात करते हैं तो यस, ये नोट कर दीजिए, हाथ जो है उसको दुर्ग बताया। राज्य के 7 अंगों में शुक्र ने हाथ को क्या बताया है? दुर्ग के समान बताया है। और लास्ट में बात करते हैं, ये पूरा जो राज्य है, राष्ट्र है, पैर को बताया है राष्ट्र। क्या बताया? राष्ट्र। तो ये विचार किसने दिए? शुक्र ने दिए। यानी शुक्र ने भी राज्य के आवश्यक तत्व जो है उसकी तुलना 7 शरीर के अंगों से, या मतलब राज्य के जो अंग जितने बनते हैं 7, उसके अकॉर्डिंग की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये आज हमारा जो टॉपिक था कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग सप्तांग सिद्धांत, वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास को आगे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू डियर।